सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 14 कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियां पढ़ेंगे। तो लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, कांग्रेस प्रणाली की चुनौती क्या है। तीसरा, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी का कार्यकाल। चौथा, कांग्रेस का विभाजन। पांचवा, कांग्रेस का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 14 कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। तो कांग्रेस जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है। अब इसमें हम इसकी स्थापना और उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियां, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। तो A.O. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, इन्होंने संस्थापक थे। और इसके जो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो बच्चों, ये जो कांग्रेस है ये भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है और इसके प्रारंभ में 72 सदस्य थे और उस समय इसके जो प्रमुख नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो बच्चों, अब हम इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत, कहने का मतलब कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियां, इस अध्याय के अंतर्गत 1960 के दशक में कांग्रेस के उतार चढ़ाव की घटना का वर्णन करेंगे। 1960 के दशक में कांग्रेस को पहली बार चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष पहले की अपेक्षा ज्यादा एकजुट और ज्यादा ताकतवर था। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता को एक साथ थामकर नहीं चल पा रही थी। अब हम इस अध्याय में यह समझने का प्रयास करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली। विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसी चुनौती दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह इन चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों एवं विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। तो बच्चों, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1977 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। देश के सामाजिक, आर्थिक तथा वैदेशिक विषयों पर नीति निर्माण करने में इस पार्टी की भूमिका सक्रिय रूप से रही। इसलिए इस अवधि को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके अंतिम दिनों में यह बहस छिड़ गई कि पंडित नेहरू के बाद भारत के राजनीतिक भविष्य के निर्माता कौन होंगे। परंतु यह समस्या जो है वो आसानी से सुलझा ली गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हमें एक अद्वितीय प्रधानमंत्री मिला। 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद नगर में लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके समय तक विपक्षी पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और गैर कांग्रेसवाद का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। 1967 के चुनाव में विभिन्न राज्यों में बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो गया, लेकिन 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद
श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता फिर बढ़ गई। गरीबी हटाओ के नारे के बल पर कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सत्ता में कायम हो गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां क्या है। तो कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों को समझने के लिए पहले क्या है कांग्रेस प्रणाली, इसको समझना होगा। तो 1952 से 1964 के काल में कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व के कारण विदेशी विद्वान मॉरिस जोन्स ने 1964 में भारत की दल प्रणाली को एक दल प्रभुत्व की संज्ञा दी थी। रजनी कोठारी के अनुसार कांग्रेस एक आम सहमति की पार्टी है। यह आम सहमति उसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण प्राप्त हुई। भारत में कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक व वैचारिक विरासत है। भारतीय समाज के लगभग सभी वर्गों, उच्च वर्ग, निम्न व मध्यम वर्ग, पूंजीपति व मजदूर वर्ग, किसान और जमींदारी, महिलाएं व युवा, सभी ने कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। अतः आजादी के समय कांग्रेस जब एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आई तो उसके पक्ष में भारत के सभी वर्गों की आम सहमति थी। आंदोलन के समय से ही उसके संगठन का विस्तार देशव्यापी था। इसी कारण कांग्रेस को चुनावी राजनीति में वर्चस्व की स्थिति प्राप्त हुई। लेकिन सत्ता प्राप्त होने के बाद भी कांग्रेस ने इस आम सहमति को बनाए रखने का प्रयास किया। कांग्रेस के वर्चस्व के कारण विपक्षी दलों का विरोध प्रभावी नहीं था। अतः कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पाए जाने वाले विभिन्न गुटों, समूहों व विरोधी विचारधाराओं के द्वारा विरोध व दबाव की राजनीति को आश्रय दिया गया। लेकिन साथ ही इनके विरोधी हितों व दृष्टिकोणों में समायोजन व समन्वय की प्रक्रिया अपनाई गई। इससे विरोधी दलों को वैकल्पिक आधार व समर्थन विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाया और कांग्रेस अपना व्यापक जनाधार बनाए रखने में सफल रही। इसका स्वाभाविक परिणाम एक दलीय प्रभुत्व के रूप में सामने आया। कांग्रेस की इसी कार्य प्रणाली को कांग्रेस सिस्टम या प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। इसी से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि यदि कांग्रेस विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने तथा उनके विरोधी हितों में समायोजन करने की क्षमता को किसी भी कारण बनाए रखने में सफल नहीं रह पाती तो उसके वर्चस्व की स्थिति नहीं रह पाती। यही कांग्रेस प्रणाली को चुनौती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो मई 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए जा रहे थे कि नेहरू के बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर में इस देश का क्या स्थिति होगा। यहां नेहरू के बाद लोकतंत्र भी कायम रह पाएगा या नहीं। उसी प्रकार दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा कि बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल कर पाएगा या नहीं। असफल रहने की सूरत में यह भी भय था कि भारत में सेना जो है राजनीतिक भूमिका में उतर जाएगी। देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हुई है तथा नया नेतृत्व समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती और देश बिखर जाता। परंतु ऐसे विद्वानों की ऐसी भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई, बल्कि पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत होकर विश्व परिदृश्य पर उभरा। पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पहले लाल बहादुर शास्त्री तथा बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलतापूर्वक कार्य किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई और प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया। परंतु प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में कोई बड़ा घमासान या संघर्ष नहीं हुआ। कांग्रेस के मुख्य नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए एकमत न होने के कारण श्री लाल बहादुर शास्त्री को एक मध्यमार्गी उम्मीदवार के रूप में चुना गया और उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस घटना से भारत सहित पूरे विश्व में यह संदेश पहुंचा कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में परिपक्व हो गई है तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात भी लोकतंत्र एवं संसदीय प्रणाली में गहरा विश्वास रखता है। शास्त्री जी नेहरूवादी समाजवादी थे। वे उदारवादी थे, सरल भाषी परंतु दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार संभाला। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के वे एक समझौताकर्ता के रूप में, मध्यस्थकर्ता के रूप में और समन्वयकार के रूप में जाने जाते थे। पंडित नेहरू के आग्रह पर शास्त्री जी ने असम के भाषाई दंगे एवं श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में चोरी हुए पवित्र स्मृति चिन्ह से उत्पन्न हुई समस्याओं को कुशलता पूर्वक सुलझाया। शास्त्री जी ने जब देश की बागडोर संभाली उस समय भारत विकट समस्याओं से घिरा हुआ था। भारत में अकाल पड़ने से खाद्यान्न की समस्या, जो देश में कृषि की व्यवस्था बिखर चुकी थी, ऐसी स्थिति में श्री शास्त्री जी ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो शास्त्री जी को सरल एवं उदार छवि के कारण पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति से भारत को डराने का प्रयास किया तथा 1965 में जम्मू कश्मीर पर भयंकर आक्रमण भी कर दिया। परंतु शास्त्री जी की सूझबूझ एवं कुशल नेतृत्व से भारत में न केवल पाकिस्तान का साहसपूर्वक सामना ही किया बल्कि युद्ध में विजयी होकर भी उभरे। सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ और ताशकंद में ही जनवरी 1966 में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शास्त्री जी लगभग 20 महीने ही देश के प्रधानमंत्री रहे, परंतु इस छोटी सी अवधि में भी उन्होंने देशवासियों पर गंभीर छाप छोड़ी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्रीमती गांधी जी जो है वो शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के पश्चात देश व कांग्रेस के सामने पुनः यह प्रश्न पैदा हो गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की यह राय थी कि पंडित नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पंडित नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें देश एवं विदेश में ख्याति एवं सम्मान प्राप्त है। परंतु कांग्रेस में मोरारजी देसाई इस पक्ष में नहीं थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, बल्कि मोरारजी देसाई स्वयं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अतः उन्होंने मत विभाजन का सुझाव दिया। अतः 19 जून 1966 को कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार मतदान हुआ। यह देश एवं कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पंडित नेहरू के जीवन काल में इस प्रकार के मत विभाजन के विषय में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मत विभाजन में श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 एवं विपक्ष में 169 मत पड़े। मत विभाजन से स्पष्ट पता चलता है कि अधिकांश कांग्रेसी पंडित नेहरू के बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 1967 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जीतकर प्रधानमंत्री बनी। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे कई कार्य किए जिससे देश प्रगति कर सके। उन्होंने कृषि कार्य को बढ़ावा दिया, गरीबी को हटाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया तथा देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण किया गया। 1974 में पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु विस्फोट किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जब
पूर्वी पाकिस्तान के कारण भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। परंतु 1971 का युद्ध भारत एवं श्रीमती गांधी के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ तथा इस युद्ध को जीतने पर विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। अतः स्पष्ट है कि पंडित नेहरू के बाद भी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने देश को कुशल नेतृत्व प्रदान किया तथा देश को विकास के पथ पर ले गए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चौथा आम चुनाव 1967 गैर कांग्रेसवाद। तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रकृति में गहरा बदलाव आया। अब इसमें कौन कौन से गहरा बदलाव आए, तो उसमें है पहला राजनीतिक स्थिति। तो 1960 के दशक भारतीय राजनीति में उलटफेर, आर्थिक कठिनाइयों तथा चुनावी राजनीति का जल्दी जल्दी देहावसान हुआ और तीसरे प्रधानमंत्री को पद संभाले अभी वर्ष भर भी नहीं गुजरा था और प्रशासन पर उसकी पूरी तरह पकड़ भी नहीं हो पाई थी कि आम चुनाव सर पर आ गया। इसे संभालना आसान काम नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी को राजनीति का इतना अनुभव नहीं था। उसने लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में ही सूचना मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। अतः व्यवहारिक राजनीति में उनका अनुभव शून्य के बराबर था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों आर्थिक कारण, देश की आर्थिक स्थिति। तो इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के कारण सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपयों का अवमूल्यन करना। माना जाता है कि रुपयों का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया था। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन आंदोलन। तो जन आंदोलन आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ, यह सबसे प्रमुख कारण था। तो लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गैर कांग्रेसवाद। तो राजनीतिक आर्थिक कठिनाइयों तथा जन आंदोलन की पृष्ठभूमि में गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ। इस रणनीति के जनक राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक मंच में लाने की प्रेरणा दी। उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रणाली अलोकतांत्रिक एवं गरीबों का विरोधी है, जिसे उखाड़कर फेंकना विपक्षी दलों का दायित्व है। पिछले 3 चुनाव का बारीकी से विश्लेषण करते हुए उन्होंने देखा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को कुल मतों का 40 से 50% से अधिक वोट नहीं मिलता, परंतु उसे 3/4 स्थान प्राप्त हो जाते हैं। यह नतीजा निकाला गया कि देश के 55% से अधिक मतदाता कांग्रेस के विरुद्ध हैं, परंतु उनके वोट बट जाते हैं। अतः उनमें एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करने
और उसे सत्ता से हटाने की भावना विकसित हुई। इस प्रकार परस्पर विरोधी विचारधारा वाले विभिन्न विपक्षी दल एकजुट हो गए। उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चुनाव का जनादेश। चौथा आम चुनाव 1967। तो व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। 15 फरवरी से 21 फरवरी 1967 तक होने वाले इस चौथे आम चुनाव में मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या लगभग 25 करोड़ पहुंच गई थी। देश में मतदान का प्रतिशत 61.33 रहा। लोकसभा में 520 और राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों के 3466 स्थानों के लिए चुनाव हुए। चुनाव परिणामों ने एक बारगी राजनीति का मानचित्र बदल दिया। 17 राज्यों में से केवल 9 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला। ये राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और नागालैंड। लोकसभा के 520 स्थानों में से कांग्रेस को केवल 280 स्थान प्राप्त हुए और वह सत्तारूढ़ हुई। स्वतंत्र पार्टी ने लोकसभा में 42 स्थान प्राप्त किए, जबकि पिछले निर्वाचनों में उसे 18 स्थान ही मिले थे। भारतीय जनसंघ को पिछले आम चुनाव में 14 स्थानों के मुकाबले इस लोकसभा में 35 स्थान प्राप्त हुए। प्रतिशत की दृष्टि से कांग्रेस का 40.73% वोट मिले तो जनसंघ को 9.41%। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि दलीय स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 1967 के चुनाव बहुत ही बड़े उलटफेर वाले रहे। इस चुनाव में केंद्र में कांग्रेस जहां अपनी सरकार बनाने में सफल रही, वहीं 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इससे पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर गैर कांग्रेसवाद की लहर चली तथा राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति। तो मद्रास छोड़कर सभी राज्यों में विभिन्न दलों ने आपस में मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई। इनके गठबंधन को प्रायः संयुक्त विधायक दल कहा जाता था। विपक्षी दलों ने अलग अलग विचारधारा वाले तथा नीतियों की ओर ध्यान न देकर केवल एक नीति अपनाई कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है। गैर कांग्रेसवाद की भावना विकसित हुई। उदाहरण स्वरूप पंजाब के पापलूर यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया। अकाली दल के दोनों गुट, संत गुट व मास्टर तारा सिंह गुट, जो एक दूसरे के विरोधी थे, साम्यवादी दल, मार्क्स साम्यवादी दल, एसएस पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, जनसंघ अभी शामिल हुए और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। इसी प्रकार बिहार में संयुक्त विधायक दल बनाया गया, जिसमें एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई, जनसंघ शामिल थे। इनकी संयुक्त सरकार बनी। अब हम देखेंगे बच्चों दल बदल क्या होता है। तो दल बदल 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक प्रतिष्ठा इस राजनीतिक अदल बदल से आया राम और गया राम का जुमला मशहूर हो गया।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों कांग्रेस में विभाजन। तो 1969 का वर्ष कांग्रेसी पार्टी के आंतरिक राजनीति के लिए ऐतिहासिक वर्ष था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भूमि सुधार लागू करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध अपना उम्मीदवार वीवी गिरी को खड़ा करना, ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्हें निंजलिंगप्पा तथा सिंडिकेट ने पसंद नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस में धीरे धीरे आंतरिक कलह बढ़ती गई, जो आगे चलकर विभाजन के रूप में सामने है। 1969 में कांग्रेस में विभाजन के मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय में कलह। तो 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्य विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। अतः कांग्रेस में यह मंथन होने लगा कि किस तरह से कांग्रेस को राज्यों में मजबूत किया जाए। कांग्रेस के कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपंथी वाले विचारधारा वाले दलों के साथ में मिलाकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ कांग्रेसियों का मत था कि कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा की अपेक्षा वामपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चलना चाहिए। इस प्रकार की कला 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण बनी। दूसरा कारण था कांग्रेस के विभाजन का, वो था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद। कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी मतभेद हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जहां जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वहीं कामकाज जैसे कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के विभाजन का तीसरा कारण था युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक कारण युवा तुर्क, जिसमें चंद्रशेखर चरण सिंह यादव और मोहन धरिया, कृष्णकांत एवं आर.के. सिन्हा शामिल थे, तथा सिंडिकेट कामकाज वाले, जिसके अंतर्गत एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष और निंजलिंगप्पा। तो इनके बीच में होने वाली आपसी कलह थी जो कांग्रेस विभाजन का कारण बनी। तो जहां युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के प्रीवी पर्सों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था, वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कांग्रेस विभाजन का चौथा कारण 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। तो 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात देश के राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस विषय पर कांग्रेस में मतभेद थे। 1971 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के विषय में कांग्रेस एवं विरोधी दलों का यह अनुमान था कि 1971 के चुनाव में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी पसंद का राष्ट्रपति चाहते थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में जगजीवन राम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए उठाया, परंतु सिंडिकेट ने इसका विरोध किया तथा उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदित किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी इससे संतुष्ट नहीं हुई तथा उन्होंने अपने ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध अपना उम्मीदवार वीवी गिरी को खड़ा कर दिया और वीवी गिरी जो है चुनाव जीत भी गए। इस घटना से कांग्रेस के आंतरिक मतभेद बढ़ गए। कांग्रेस विभाजन का पांचवा कारण मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य कारण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। मोरारजी देसाई ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई का विरोध किया। मोरारजी देसाई ने वित्त विभाग वापस लेने के बाद में
मंत्रिमंडल से सर्वसम्मति से बैंकों का राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को पास कर लिया। छठवां, कांग्रेस विभाजन का कारण सिंडिकेट पर दक्षिण पंथियों के साथ गुप्त समझौते का आरोप। तो कांग्रेस ने जब राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सिंडिकेट को यह लगा कि वीवी गिरी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर घोषणा की, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे किसी भी घटनाक्रम से अपने आप को अलग बताया। परंतु सिंडिकेट को यह आभास हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के लिए राह आसान नहीं है। अतः निंगलिंगप्पा के विषय में जनसंघ एवं स्वतंत्र पार्टी से बात करनी शुरू की तथा उनसे अनुरोध किया कि यदि नीलम संजीव रेड्डी के लिए पहली प्राथमिकता नहीं डाले तो दूसरी प्राथमिकता अवश्य डाले। इस पर जगजीवन राव तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने निंजलिंगप्पा से यह पूछा कि उन्होंने किस आधार पर उन दलों से बातचीत की। इन दोनों नेताओं ने सिंडिकेट पर दक्षिण पंथियों के साथ गुप्त समझौते का आरोप लगाया। इससे कांग्रेस का आंतरिक वातावरण और भी खराब हो गया। कांग्रेस विभाजन का सातवां कारण बच्चों, इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों के साथ देने का आरोप। तो जिस प्रकार जगजीवन राम तथा फखरुद्दीन अली अहमद ने सिंडिकेट पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिण पंथियों से गुप्त समझौता कर रखा है, वहीं सिंडिकेट ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि वह कांग्रेस से वामपंथ को बढ़ावा दे रही है। इस विषय पर सिंडिकेट एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थकों के बीच में वाद विवाद गहराता चला गया। कांग्रेस विभाजन का आठवां कारण सिंडिकेट द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास। 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के राष्ट्रपति के चुनाव में हार जाने के बाद सिंडिकेट प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास किया गया, परंतु इसके विरोध में 60 से अधिक कांग्रेसी सदस्यों ने निंजलिंगप्पा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की। 23 अगस्त 1969 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में अधिकांश सदस्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया। इन घटनाओं के कारण कांग्रेस की आंतरिक कलह इतनी बढ़ गई कि नवंबर 1969 में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, संगठन कांग्रेस तथा इंदिरा कांग्रेस। इन दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता है। कांग्रेस का पुनर्स्थापन। तो कांग्रेस के टूटने से श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार मौजूदा कानून के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भूमि परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस लोकसभा का कार्यकाल 1967 में हुआ उसे मार्च 1972 तक कार्य करते रहना चाहिए था, परंतु राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी की सलाह पर 27 दिसंबर 1970 को अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष पहले ही लोकसभा को विघटित कर दिया। 1971 का निर्वाचन प्रणाली के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विरोधी दलों के साथ मिलकर इंदिरा कांग्रेस को उखाड़ फेंकना था। इसलिए इंदिरा विचारधारा वाले दल एकत्रित हुए
और कांग्रेस संगठन, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा क्रांति दल ने मिलकर समझौता किया, जिसे महागठबंधन या एलायंस का नाम दिया गया। जनवरी 1971 में कांग्रेस संगठन ने प्रस्ताव पास किया और बाद में जनसंघ, एसएसपी तथा स्वतंत्र पार्टी ने एक वैकल्पिक सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव समझौता किया। इंदिरा गुट लोकसभा में अल्पमत में था और उसकी सरकार यद्यपि मुस्लिम लीग, डीएमके, पीएसपी के समर्थन द्वारा चल रही थी, लेकिन इंदिरा कांग्रेस किसी राजनीतिक दल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। लेकिन इंदिरा कांग्रेस का यह परिणाम हुआ कि लगभग सारे बड़े विरोधी दल कांग्रेस के खिलाफ मैदान में आ गए। 1971 के चुनाव में लोकसभा के 518 स्थानों के लिए 2784 उम्मीदवारों ने निर्वाचन में भाग लिया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने सारे स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। इंदिरा कांग्रेस ने केवल 442 स्थानों पर चुनाव लड़ा और कुछ स्थान विरोधी दलों के लिए छोड़ दिए। तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के साथ हुए, इंदिरा कांग्रेस ने डीएमके के विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। व्यवहारिक रूप से इंदिरा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, डीएमके और साम्यवादी दल के बीच एक चुनाव समझौते का नाम दिया जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 450 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन संयुक्त मोर्चा ज्यादा सुदृढ़ न रह सका, क्योंकि 80 निर्वाचन क्षेत्रों में संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित देशों के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ निर्वाचन में भाग लिया। इस चुनाव में विरोधी दलों ने जो चुनाव अभियान चलाया, उसमें मुख्य नारा था इंदिरा हटाओ का, जिससे इसका संकेत मिलता है कि विरोधी दल नीतियों या सिद्धांतों के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत वैमनस्यता के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस संगठन में अविभाजित कांग्रेस के अधिकांश नेता सम्मिलित थे, जिसके कारण वह स्थानीय राजनीति का और स्थानीय नेताओं में प्रभावशाली थी, जबकि दूसरी ओर इंदिरा कांग्रेस में अपेक्षाकृत कम अनुभवी नेता और कम सदस्य थे। फिर भी जनता का बहुमत इंदिरा कांग्रेस को मिला और उसने सरकार बनाई। 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस आर की जीत के कारण, तो पहला कारण 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा कांग्रेस, उसका इस प्रकार है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण था श्रीमती गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती गांधी ने कांग्रेस को कुशलता से पुनर्जीवित किया तथा देश के विकास के लिए कई नीतियां बनाई। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा महाराजाओं के प्रिवी पर्सों को बंद कर दिया। 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से संपर्क साधा तथा मतदाताओं को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों से अवगत कराया। 1971 के चुनाव में जीत का दूसरा कारण समाजवादी नीतियां। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां थी। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़कर बातें की। जब किसी ने उनसे जानना चाहा कि वे समाजवाद पर इतना अधिक जोर क्यों दे रही है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर दिया कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं। अतः श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने समाजवादी भाषणों तथा नीतियों से 1971 का चुनाव जीता। 1971 का चुनाव जीतने का तीसरा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा। तो 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा था। इस नारे के बल पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अधिकांश गरीबों के वोट को अपनी झोली में डाल लिया।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं उनके विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जिससे मतदाताओं ने पसंद नहीं किया और भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस को, श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट डाले। गरीबी हटाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनावी घोषणा पत्र में नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णन किया। 1971 का चुनाव जीतने का चौथा कारण कांग्रेस दल पर श्रीमती इंदिरा गांधी की पकड़। तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत का एक अन्य कारण यह था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की अपने दल पर पूरी पकड़ एवं प्रभाव था। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात श्रीमती गांधी पूरी तरह पार्टी में छा गई थी। कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता उनकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। 1971 के चुनाव जीतने का पांचवा कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। तो 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी की जीत का एक अन्य कारण यह था कि इन चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उनकी पार्टी के पक्ष में हुआ। समाज के सभी वर्गों ने श्रीमती गांधी के पक्ष में वोट डाले। यही कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में प्रथम 3 चुनाव का इतिहास दोहरा सकी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कमजोर विपक्षी दल। ये जो 1971 का चुनाव जीतने का कारण था। तो 1970 के दशक में विपक्षी दल कमजोर थे, उनके पास एक सर्वसम्मत नेता नहीं था। 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने मतदाताओं की इच्छाओं को भांप लिया था तथा उसी के अनुसार अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए, जिसके कारण श्रीमती गांधी को इतनी बड़ी चुनावी सफलता मिली। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का 7वां कारण था प्रिवी पर्स की समाप्ति। तो देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार रियासतों के तात्कालिक शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर यह तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और उसकी क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश एकता और अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेच नहीं खाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिली। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद जितनी भी कानूनी अड़चनें थी वो समाप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परिणाम। तो 5वें लोकसभा चुनाव के तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम निकले। तो 5वें आम चुनाव के जो परिणाम थे, दूरगामी परिणाम थे, उसमें पहला था कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ने की परंपरा आरंभ हुई। दूसरा, जातिवाद एवं सामंतवाद पर कड़ा प्रहार हुआ, क्योंकि मतदान व्यवहार को जातिवाद एवं क्षेत्रीयता आदि तत्वों ने बहुत कम प्रभावित किया। तीसरा, कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व की पुनः स्थापना हुई, केंद्रीय नेतृत्व अधिक सबल बना। पांचवा, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हुआ। छठवां, संगठन कांग्रेस को गहरा धक्का लगा और अनेक नेता
नई कांग्रेस में शामिल हो गए। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभाओं को जो चुनाव हुए उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी के नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर श्रीमती गांधी के विरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना। तो 1967 के चुनाव को समीक्षकों ने कांग्रेस व्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 के चुनाव में कांग्रेस को व्यापक सफलता प्राप्त हुई तथा उसे लोकसभा की 68% सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस के अंदर गुटबंदी, कला और नेतृत्व के संक्रमण का समय खत्म हुआ तथा कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट हो गई। पुरानी कांग्रेस के नेताओं को जनता ने नकार दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व की मजबूती के आधार पर समीक्षकों ने 1971 के चुनाव परिणामों को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की संज्ञा दी। हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो राजनीतिक प्रभाव की वापसी के बाद उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए जो कि इसे 1950 से 1967 के बीच की स्थिति से अलग करते हैं। तो इसमें प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। पहला, 1971 के बाद कांग्रेस एक नेतृत्व प्रधान पार्टी बन गई, अर्थात कांग्रेस पार्टी में सब कुछ इंदिरा गांधी का नेतृत्व था। उसमें सामूहिक नेतृत्व व विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरा, अपनी लोकप्रिय नीतियों के कारण 1966 से 1971 के मध्य इंदिरा गांधी से सीधे संपर्क जनता ने बनाया तथा इसी कारण कांग्रेस संगठन का महत्व व प्रभाव कम होने लगा। दूसरा, आंतरिक प्रजातंत्र। नेहरू के समय कांग्रेस की एक मुख्य विशेषता थी, लेकिन अब कांग्रेस व्यक्तित्व प्रधान नेतृत्व के अधीन हो गई तथा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता चला गया। चौथा, 1971 के बाद कांग्रेस के जनाधार में परिवर्तन दिखाई दिया। पहले नेतृत्व नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कई विरोधी विचारधाराओं, हितों, वर्गों को प्रतिनिधित्व करती थी तथा उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करती थी। कांग्रेस की इसी क्षमता को रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम की संज्ञा दी थी। लेकिन 1971 के बाद कांग्रेस अपने चुनावी जनाधार के रूप में दलितों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर अधिक निर्भर हो गई। यह कांग्रेस के बदलते स्वरूप का संकेत था। तो बच्चों, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।